हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। पॉलिटी की आज एक सेकंड वीडियो है। इसमें आज हम फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करेंगे। चलिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में अब पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। मूल अधिकारों की विशेषताएं ये हैं कि ये वाद योग्य हैं, यानी कि इनको लेके मुकदमेबाजी ये सब कुछ के हो सकता है। इन पे युक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, जैसे कि आप आर्टिकल 358, 359 देखेंगे, और ये न्यायोचित भी होते हैं। विदेशियों को कुछ मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 14 को। इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है और विधि का शासन शब्द डाइसी के द्वारा दिया गया है। आर्टिकल 15 इसमें यह कहा गया है कि केवल भेदभाव धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आप इतनी चीज़ों को छोड़ के बाद में भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कि अब बाद मान लें हम महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, तो इन सब के लिए तो अलग से प्रावधान किया गया है ना। आर्टिकल 16 इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता के बात में की गई है। तो इसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था, जिसको द्वितीय ओबीसी आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे और इसको गठित देसाई के द्वारा मोरारजी देसाई के द्वारा कराया गया था 1979 में। पहला ओबीसी आयोग काका कालेरकर की अध्यक्षता में हुआ था और इसको लेकर 102वां संविधान संशोधन होता है 2018 में, और इसमें ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। आर्टिकल 18 इसमें उपाधियों का अंत है और कि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं होगी, जिसमें कि अपवाद है सेना की उपाधि और विद्या की उपाधि, तो ये दोनों अपवाद रहती हैं। आर्टिकल 19 इसके बारे में खूब पूछा जाता है। तो आर्टिकल 9 के जो ए पार्ट है उसमें है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन इसका गठन, सी में है सहकारी समिति का गठन, डी में है अबाध संचरण, ई में है निर्बाध घूमना और निवास करना, जी में है वृत्ति व्यापार और कारोबार। इसमें आप देखेंगे कि इसमें एफ नहीं है, डी ई के बाद भी सीधे जी है। आर्टिकल 20 हम पहले देख लेंगे, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। आर्टिकल 20 है अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, कि अगर कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए क्या क्या वहाँ पे हो चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला ये होता है कि पूर्वपरत प्रभाव कानून नहीं होगा, यानी कि आपने जिस समय पे जो अपराध किया है उस समय उस अपराध के लिए जो सज़ा होगी वो ही आपको दी जाएगी। और दोहरी क्षति नहीं, यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि अपने विरुद्ध साक्षी नहीं, यानी कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता है। आर्टिकल 21 इसमें है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और इसके लिए गोपालन वाद आया था 1950 में, जिसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 21 का व्याख्या की गई थी। आर्टिकल 21A आता है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेंगे। तो ये आर्टिकल 21A में था। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और निवारक निरोध 3 महीने के लिए होगा, या 3 महीने के लिए किसी को आप बंद कर सकते हैं किसी शंका के आधार पर, और कारण बताना ज़रूरी नहीं होता है। आप 3 माह उसको निवारक निरोध के अंदर रख सकते हैं, और अगर इसकी अवधि और बढ़ाई जाती है तो इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है। अगर वो अनुमति दे देती है तो इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है, वरना इसको समाप्त कर दिया जाता है। आर्टिकल 23 इसमें मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम और बेगार, जो कि बलाश्रम बेगार ही होता है, इन सब के प्रतिबंध की बात की गई है। आर्टिकल 24 में कारखानों में जो बच्चे काम करते हैं, यानी कि जो 14 साल से कम हैं, उनके रोजगार पर प्रतिबंध है, और इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में आता है। आर्टिकल 25 में है सभी व्यक्तियों को अंतःकरण स्वतंत्रता, धर्म मानने और आचरण प्रचार ये सब करने की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 26 में है आर्टिकल 26 में है मैनेजमेंट का, यानी कि धार्मिक कर्म प्रबंधन की सुविधा। 27 में टैक्स की बात की गई है।
28 में धार्मिक शिक्षा की बात की गई है और आर्टिकल 29 में ये है कि बोली, भाषा, लिपि आदि को सुरक्षित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार। और आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्था की स्थापना करने और प्रशासन करने के लिए जो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार होंगे। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट होती हैं। पहली है बंदती प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसमें ये कहा जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि बंदी को आप उसको प्रस्तुत कीजिए और 24 घंटे के अंदर की ये बात होती है। परमादेश होता है मैंडबस, कि इसमें आदेश दे दिया जाता है अपने निचले स्तर की अदालतों को। प्रतिषेध होता है कि प्रोहिबिशन, इसमें कि जो निचली अदालत ने जो फैसला दिया है या उनके कार्य को अपने अधीन बुला लेना। उत्प्रेषण में ये होता है कि किसी ने अगर कोई फैसला सुना दिया है किसी निचली अदालत ने, तो उसके बारे में उसको पुनः उसको करना और उसको वापस मंगा लेना। अधिकार परीक्षा में क्यू वारंटो, इसमें यह होता है कि पूछते हैं कि आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन हैं। तो ये सब इसके छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए पार्ट 4 है आर्टिकल 36 से 51 तक। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी कहा है और कुछ कॉन्सेप्ट आए थे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के विरुद्ध में, मतलब इनके कुछ केसेस हुए थे दोनों को लेके। तो चंपकम दोराई राजम केस हुआ था 1951 में, उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौलिक अधिकार ज़्यादा प्रभावी होंगे। गोलकनाथ वाद आया था 1967 में, उसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जाएगा। 42 अमेंडमेंट आता है, इसमें क्या किया गया कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभावी बता दिया गया। मिनर्वा मिल्स आता है 1980 में और इसमें यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संतुलन रहता है, यानी कि दोनों इक्वालिटी में हैं। मूल कर्तव्य, इसके लिए आर्टिकल है हमारा 51A और पार्ट है 4A और इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। जब ये लागू किया गया था तब मूल तरीके से इसमें 10 ही कर्तव्य थे 42 अमेंडमेंट के द्वारा, और इसके बाद में एक अमेंडमेंट बाद में होता है 11th, इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित था, जो कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के संबंध में था। और ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे, पार्ट 20 है, आर्टिकल 368 है। तो आर्टिकल 368 में आप देखेंगे 2 तरीके के संविधान संशोधन होते हैं। पहला होता है संविधान के विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा जो इसमें संशोधन है उसमें आधे राज्यों को भी शामिल किया जाता है और इसमें आधे राज्यों का साधारण बहुमत लिया जाता है। इसमें यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं किया जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स लर्न करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्टेटमेंट वाइज रहता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि चीज़ है या नहीं है। वन लाइनर में तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट पर रहता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो आर्टिकल 368 में 2 संशोधन होते हैं 2 तरीके से, और संविधान संशोधन जो मूल प्रवृत्ति है वह 3 तरीके की होती है। पहली होती है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा वही कि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। 368 की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ संसद में इसको संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्य की विधायिका में इसको लाया नहीं जा सकता है। इसको मंत्री या कोई गैर मंत्री, यानी कि कोई जैसे मंत्री है या कोई गैर मंत्री यानी कि कैबिनेट का कोई सदस्य अगर नहीं भी है तो भी वो इसको ला सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष बहुमत के द्वारा ही पारित होता है 368। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति को सलाह देना और सहमति देना राष्ट्रपति को इस 368 के लिए सहमति देना उन पर बाध्यकारी होता है। ये मेंशन किया गया था 24th अमेंडमेंट के द्वारा जो 1971 में आया था। और संघीय व्यवस्था का अगर संशोधन हो रहा हो, यानी कि कोई ऐसा हम संशोधन करना चाह रहे हो जिसमें कोई संघीय व्यवस्था से कोई जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लेना ही होगा। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था। तो इसमें हम विशेषताएं देखेंगे कि संघीय विशेषताएं क्या हैं हमारे संविधान में। तो जो संघीय विशेषताएं हमारी
वो है लिखित और कठोर संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। यानी कि लिखित संविधान हुआ, अगर कठोर संविधान हुआ या संविधान की सर्वोच्चता मानी गई, ये सभी संघीय विशेषताएं हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो लिखित संविधान है उसमें राज्य के लिए भी बातें हैं और केंद्र के लिए भी बातें हैं। कठोर है तो यानी कि जो प्रावधान संघ के लिए भी कठोरता दिखाएंगे वही राज्य के लिए हैं, और संविधान सब पे सर्वोच्च है सभी चीज़ों के लिए, तो ये संघीय विशेषता आ जाएगी। केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन है, दो तरीके की सरकार हमारे यहाँ चलती है, केंद्र की अलग, राज्य की अलग। स्वतंत्र न्यायपालिका है और द्विसदन विधायिका है, तो ये सभी इसके संघीय लक्षण हैं। एकात्मक लक्षण देखेंगे कि इसकी कौन सी प्रवृत्ति ऐसी है जो इसको एकात्मक बनाती है। तो पहली बात तो सशक्त केंद्र, यानी केंद्र एक है, वो सबसे प्राइम यानी बीच में है और सबसे मजबूत पोजीशन पे है। इसीलिए इसको बोलते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि राज्यों का विनाश तो हो सकता है यहाँ पे, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। एकल संविधान है, सही बात है, हमारा एक ही संविधान है। संविधान का लचीलापन भी है। नागरिकता एक है। राज्यपाल ये भी एकात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है क्योंकि वो राष्ट्रपति से कनेक्ट होता है, उसका एजेंट होता है। निर्वाचन आयोग है हमारे यहाँ क्योंकि वही राज्य का चुनाव कराएगा, वही संघ का कराएगा। एकीकृत न्यायपालिका है, वीटो की पावर भी है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज, और राज्य सूची पर संसद भी अपना प्राधिकार बना सकती है। जब जैसे कि राज्यसभा आर्टिकल 249 का यूज़ करके बोल दे कि हाँ ज़रूरी है बनाना, तो भी किया जा सकता है। या युद्ध या आपाल की ऐसी स्थिति है या अंतर्राष्ट्रीय समझौते संबंधी से कुछ भी है तो राज्य सूची पर संसद अपना बना सकता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, तो ये पार्ट 11 में है। इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध हैं। पार्ट 12 में वित्तीय संबंध हैं। केंद्र राज्य संबंध के से कुछ समितियों का गठन किया गया था। तो पहली जो समिति आई थी प्रशासनिक आयोग, जो पहला वाला था, इसको शीतलवाड़ समिति भी कहते हैं। इसका गठन 1966 में होता है और हनुमंथैया इसके अध्यक्ष थे। राजमन्नार समिति 1969 में आती है। आनंदपुर साहब समिति 1973 में। सरकारिया आयोग 1983 में आता है और इसी के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि आर्टिकल 263 का गठन किया जाता है और इसका गठन होता है जाके 1990 में। पुंछी आयोग 2007 में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राज्यीय संबंध। तो सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है आर्टिकल 368 के द्वारा हुआ है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और जब इसका गठन 1990 में किया गया था तब भारत में वीपी सिंह का कार्यकाल था। कावेरी जल विवाद ये 1990 का है और ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच का है। अंतर्राज्यीय परिषद का जब गठन करते हैं तो इसमें शामिल कौन कौन होगा, तो इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और यूनियन टेरिटरीज के भी सीएम होते हैं। राष्ट्रपति नामित जो शासन के राज्यपाल हैं, यानी कि कोई कोई यूटी ऐसे हैं जहाँ पे सीएम नहीं है, जैसे कि अगर हम चंडीगढ़ को ही देख लें तो या लद्दाख को देख लें तो वहाँ पे सीएम एक तरीके से नहीं है, तो वहाँ के राज्यपाल को बुलाया जाता है। और पीएम के द्वारा नामित 6 कैबिनेट के मंत्री होते हैं जिसमें होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्री शामिल जरूर होते हैं। क्षेत्रीय परिषद देख लेंगे तो इनका संवैधानिक प्रावधान तो है नहीं, इनको संसद के द्वारा गठन किया गया है। इसके जो सदस्य होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के सीएम एक एक साल से बारी बारी इसके उपाध्यक्ष बनते हैं और प्रत्येक राज्य से 2 मंत्री भी बुलाए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है राज्य और यूनियन टेरिटरीज और केंद्र के बीच में सहभागिता और समन्वय को स्थापित किया जाए। जो क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर की क्षेत्रीय परिषद, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और उत्तर की क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। पूर्वीय जो क्षेत्रीय परिषद है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड शामिल हैं। दक्षिणी जो हेडक्वार्टर है इसमें साउथ के सारे आ जाएंगे स्टेट। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन दीव शामिल है। पूर्वोत्तर इसका शिलांग में इसका हेडक्वार्टर है।
इसमें सिक्किम और 7 सिस्टर या नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, असम, ये सभी जितने भी स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, सिक्किम को मिला के, ये सभी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकालीन प्रावधान। तो ये जो है पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। सबसे पहला आर्टिकल हम यहाँ पे पढ़ेंगे 352। इसमें आपातकाल की उद्घोषणा की बात की गई है। ये उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके लिए कुछ प्रावधान होते हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण होता है तो इसको हम बाह्य आपातकाल मानते हैं, तो इसके द्वारा आर्टिकल 19 लागू हो जाता है, यानी कि आप उसको वॉयलेट कर सकते हैं। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह होता है तो इसको आंतरिक आपातकाल माना जाता है। इसमें 19 जो आर्टिकल है उसको निरस्त नहीं किया जाएगा। 44th अमेंडमेंट होता है 1978 में। इसमें क्या किया गया, आंतरिक गड़बड़ी का शब्द हटा दिया गया था और उसी की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया जाता है। और इसमें यह भी कहा गया कि जब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, लिखित सहमति हो जाएगी तभी आप आपातकाल लगाएंगे, और इसको न्यायिक समीक्षा के अधीन रख दिया गया था। इसके और भी प्रावधान देखेंगे तो जो आपातकाल है इसका अनुमोदन 1 महीने में हो जाना चाहिए विशेष बहुमत के द्वारा। इसकी अवधि 6 महीने तक होती है कि अगर आप आपातकाल लगा रहे हैं तो उसको 6 महीने लगाइए। इसकी समाप्ति कैसे होती है, जब राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर दे कि हाँ हम इसको समाप्त कर रहे हैं। इस समय पे क्या होता है, लोकसभा को आप कितनी बार बढ़ा सकते हैं, तो लोकसभा को आप 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, और ये कितनी भी बार यानी कि अनंत काल तक हो सकता है। यानी कि एक बार में आपने 1 साल बढ़ाया, फिर अगले साल तो फिर एक बार बढ़ाया, क्योंकि एक बार हुआ है 1970 से लेकर 77 तक 7 साल की सरकार चली है। तो ये ऐसे ही हुआ था, क्योंकि नॉर्मल तो 5 साल का होता है ना, इसका मतलब 2 बार बढ़ाया गया होगा। तो इसमें है कि आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, और ये मल्टीपल टाइम कई भी बार कर सकते हैं। और आपातकाल की अगर समाप्ति हो जा रही है कि राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ ठीक है आपातकाल समाप्त, तो इसको 6 महीने से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं कि आप 6 महीने से ज़्यादा इसकी अवधि बढ़ा दें, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 355 है, इसमें संघ के कर्तव्य की बात की गई है कि राज्यों की बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा की जाए। ये सारे कर्तव्य संघ के हैं, और ये बात आर्टिकल 355 में बोली गई है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। अभी आप देखेंगे मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन चल रहा है, और सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में ही लगा है राष्ट्रपति शासन। इसको लगाने का प्रावधान होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। इसका अनुमोदन 2 महीने में हो जाना चाहिए। इसकी अवधि होती है 6 माह के लिए, और अब बहुत ज़्यादा कहीं राष्ट्रपति शासन लगाना है तो बहुत ज़्यादा आप 3 साल तक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसकी समाप्ति कोई भी सदन कर सकता है साधारण बहुमत के द्वारा। इसका प्रभाव ये होता है कि मंत्री परिषद तो भंग हो जाती है, विधायिका भंग नहीं होती है। विधायिका निलंबित हो सकती है, लेकिन विधायिका भंग नहीं होती है। भंग क्या होता है, मंत्री परिषद। और राज्यपाल उस समय पे क्या करता है, राज्य के सचिव की सहायता से शासन करता है वहाँ पे। आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल, जो कि एक भी बार भारत में नहीं लगा है अब तक। इसकी घोषणा होती है तो इसको 2 माह के अंदर संसद से स्वीकृति मिल जानी चाहिए। इसकी अवधि होती है 6 माह के लिए, और इसको आप अनंत काल तक के लिए लगा सकते हैं, और इसको सामान्य बहुमत के द्वारा ही कर दिया जाता है। और अभी तक एक भी बार भी हमारे यहाँ पे वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे निर्वाचन आयोग से। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।